Hello students, welcome to Visual Maths classes. My name is Viru. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा फंक्शंस के डेफिनेशंस को और उसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए थे। उस सारे क्वेश्चंस में हम देखे अलग अलग टाइप्स के कौन से फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, क्योंकि डोमेन निकालने के लिए फंक्शंस को डिफाइन होना जरूरी है। अब आगे मैं इस लेक्चर को लेकर चलता हूँ। आई फंक्शन का सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग जानेंगे मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें कोई भी एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का हो लेकिन उसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का हो लेकिन उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हो। तो आजकल के क्वेश्चंस जो है 2 या 3 कॉन्सेप्ट से मिले हुए क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है और इसी तरह से हम लोग को अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मॉडुलस फंक्शन खुद तो एक फंक्शन का पार्ट है, इसमें हम लोग इसका डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म में जब हम लोग अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस फंक्शंस का डेफिनेशन के साथ साथ उसके हर एक स्टेप्स में क्या रिजल्ट निकलते वो बताना चाहिए, ताकि इस पर आने वाले क्वेश्चंस चाहे वो इंटीग्रेशन में हो या डिफरेंशिएशन में हो या किसी भी अदर पार्ट में हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आसानी से बना सकें। इसी के लिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जैसे कि हम लोग फंक्शंस का डेफिनेशन देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। फंक्शन है क्या? तो फंक्शन इज ए रिलेशन, बट रिलेशन तो है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, बट रिलेशन के केस में टू सेट्स में एक चीज होना चाहिए फंक्शन में। क्या? तो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। जैसे अगर कोई भी एक सेट होगा तो ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। इमेज मतलब क्या? इनपुट पर जो वैल्यू आता है आउटपुट इन सेकंड का इक्वल क्या? इमेज। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन। तो द फंक्शन FR2R, हम लोग एक फंक्शन लिया जिसमें फर्स्ट सेट R है और सेकंड सेट में क्या है? R है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द फंक्शन FR2R इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, द फंक्शन FR2R इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन if it is defined as fx equal to mod of x। ठीक है, किसी भी फंक्शंस को हम लोग मॉडुलस फंक्शन तभी बोल सकते हैं जब वो फंक्शन डिफाइंड हो R2R में fx इज इक्वल टू mod of x। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं। mod of x 3 कंडीशंस में लाई करती है। पहला, mod of x को x लिख सकते हैं, mod of x को -x लिख सकते हैं, mod of x को 0 लिख सकते हैं। mod of x में जब वैल्यू x होगा तो ये कौन सा कंडीशन के लिए एग्जिस्ट होगा? तो 4x ग्रेटर देन 0 के लिए। mod of x में जब -x होगा तो ये कौन सा कंडीशन के लिए एग्जिस्ट होगा? तो 4x लेस देन 0 के लिए। एंड mod of x इक्वल टू 0 होगा तो ये कौन सा कंडीशन के लिए होगा? 4x इक्वल टू 0 के लिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो फिर से एक बार, द फंक्शन FR2R is said to be modulus function if it is defined as this, अगर वो इस तरह से डिफाइन हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वैल्यू है a और नॉट इक्वल टू 0 है तो वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि फंक्शन इक्वल टू 0 में अनडिफाइंड हो। लेकिन इसमें 2 केसेस तो हो सकते हैं, या तो a ग्रेटर देन 0 या तो a लेस देन 0। ये दोनों केसेस होते हैं। सिमिलरली x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 0 है और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 है, तो इन दोनों केसेस की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं? x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों केस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, x for x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x for x लेस देन 0। यहां पर क्या स्टूडेंट्स, यानी आपको पता चल गया होगा कि x नॉट इक्वल टू 0 में भी यही दोनों एक कंडीशन लेना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, और x इक्वल टू 0 में mod ऑफ x का डायरेक्ट वैल्यू क्या लेना है? 0। अब जब इसे मर्ज करके दूसरे फॉर्म में लिखा जाए
तो x का वैल्यू 0 होने पर या 0 से ग्रेटर होने पर इन दोनों ही केस में हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं, और नेगेटिव सिर्फ x लेस देन 0 में लेते हैं। x और माइनस एक्स, फर्स्ट केस में हम x माइनस एक्स 0 को देखें, पर्टिकुलर रीजन था, और यहाँ पर सेकंड केस में 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 को हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ले लेते हैं, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म है वो क्या, सिर्फ x है। अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ x 0 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रहने वाला है, और माइनस x सिर्फ x लेस देन 0। The function f r to r is said to be modulus function if it is defined as this। इस तरह से अगर डिफाइन करते हैं तो इस तरह के मॉडुलस फंक्शन को हम लोग अलग अलग केसेस में भी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन का ही एक पर्टिकुलर केस है सिग्नम फंक्शन। अब पहले इसमें हम लोग डोमेन निकाल देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। डोमेन निकालने के लिए हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर कार्टेशियन प्लेन है एक्स एक्सिस या कार्टेशियन प्लेन है वाई एक्सिस, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस ऑफ द प्लेन, एक्स एक्सिस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डोमेन ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन का डोमेन को, और वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन के कोडोमेन को, किसी भी फंक्शन के कोडोमेन को, ठीक है। यानी ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो अगर सेट है तो फर्स्ट सेट को डोमेन और सेकंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं, और रेंज भी तो कोडोमेन में बनता है, तो इसका मतलब कोडोमेन ऑफ एफ रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्सिस, तो रेंज ऑफ एफ इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्सिस, मतलब रेंज ऑफ एफ जो होगा ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, या तो रेंज ऑफ एफ कोडोमेन हो जाए या तो कोडोमेन के कम वैल्यूज हो। तो इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और डोमेन ऑफ एफ में क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डोमेन ऑफ एफ का डेफिनेशंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशंस को अच्छे से समझ के फिर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ के केस में होगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ, एफ का सारा पॉसिबल वैल्यू फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट या फिर एफ एक्स डिफाइन, कभी भी एफ एक्स को डिफाइन करना हो या एफ एक्स को एग्जिस्ट करना हो तो एक्स का उसी वैल्यू को लेंगे जिससे वो डिफाइन हो रहा है, या खुद से कंडीशन सोचेंगे, क्वेश्चंस को देखकर एनालाइज करेंगे कि कौन सा कंडीशन में एफ एक्स डिफाइन हो रहा है, यानी उस कंडीशन से जो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते थे वो डोमेन ऑफ एफ होता था, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ में एक्स एक्सिस से निकलने वाला वैल्यूज होता है जो फंक्शन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा, आर होगा। डोमेन ऑफ एफ इसमें से रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में डोमेन ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आर लेते हैं। आर का मतलब एक रियल नंबर जो कि पूरे एक्स एक्सिस के सारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सारा वैल्यू कहां से कहां लाया करता है, तो ये होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। ग्राफ से भी देख सकते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग ग्राफ पर डिस्कस करते हैं तो ग्राफ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस है, ग्राफ इजी है, एक्स एक्स एंड वाई वाई डैश, टू एक्सेस नहीं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पर हम लोग देखते हैं एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स की अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 0, ये होता है। अब ये एक्स एक्सिस में सारा वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन फर्स्ट केस में x का वैल्यू क्या लेना, ग्रेटर देन 0, तो यानी अगर ये ओरिजिन है तो x का वैल्यू जो होगा यही वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर x लेस देन 0 लें तो यही वाला पार्ट जो है x लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, और ये वाला तो ओरिजिन है ही, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 में हम लोग 1 by 1 वैल्यू ले, जैसे x ग्रेटर देन 0 में 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 5 एंड सो ऑन, लेस देन 0 में क्या लिख सकते हैं, -1 -2 -3, यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 1 2 3, यहाँ वैल्यू लेते हैं -1 -2 एंड -3, तीन वैल्यू ली। तो x ग्रेटर देन 0 में वैल्यू अगर 1 है तो x fx के इक्वल है, तो रिजल्ट भी क्या होगा 1, क्योंकि fx इक्वल टू x। अगर ये दोनों केस को लेते हैं, इन दोनों केस को लेकर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में दिस इज इक्वल टू दिस फॉर दिस केस, दिस इक्वल टू दिस फॉर दिस केस एंड दिस इक्वल टू दिस फॉर दिस केस। तो फर्स्ट केस में अगर x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो इस कंडीशन में
जो एफ एक्स है वो कितना होगा एक्स। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 1 रहेगा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, वो भी 1 होगा। अगर एक्स इक्वल टू 2 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मीन्स क्या, वाई। एफ एक्स मीन्स वाई, हम लोग लिखते हैं ना एक्सप्लिसिट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एफ एक्स को रेंज भी बोलेंगे यहाँ पर, एफ एक्स को ये भी बोल सकते हैं कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा मीनिंग है इसमें। तो पहले x1 2 3 4 ये डोमेन से लेंगे, तो x1 पर रिजल्ट इस फंक्शन के हेल्प से एफ एक्स इज इक्वल टू x से हेल्प से 1 पर वैल्यू 1 होगा, 2 पर वैल्यू 2 होगा, 3 पर वैल्यू 3 होगा, यानी y का वैल्यू 1 होगा, 1 पर 2 पर वैल्यू 2 होगा, 3 पर वैल्यू 3 होगा, जब x 1 2 3 होगा। जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा 1, इसी तरह ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा 2, और ये वाला पॉइंट जो है 3,3 का पॉइंट इधर होगा, जिस तरह से ये 2,2 1,2। जब इस पॉइंट को हम लोग मर्ज करेंगे तो ये वाला लाइन एक मिलेगा, और ये वाला लाइन जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये इस स्ट्रेट लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इट मीन्स हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 इस वाले कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू -1 -2 -3 पुट करना होगा। तो अगर हम लोग इस वाले कंडीशन के लिए एफ एक्स को क्या फंक्शन लेंगे, -x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग -x लेते हैं और x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो f में अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो f1 जो आएगा वो कितना होगा, -1। x का वैल्यू पर -x है तो 1 पर -1 आएगा। अगर x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट किए, अगर 2 पुट करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। इसी तरह x का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा, -3 एंड सो ऑन। तो यानी अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो माइनस है ये तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस, ये x के जगह पर माइनस आ रहा है, x के जगह पर, क्योंकि x रहने पर वैल्यू x से उस पर चेंज होगा। तो x इज इक्वल टू 1 के रहने पर यहाँ 1 होगा, तो यहाँ भी 1 होगा, तो ये -1। लेकिन ये जो है फॉर्मूला वाला माइनस, या फिर जो फंक्शन जिस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है वहां भी एक माइनस है, तो यानी सब में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे केसेस में -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे केसेस में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा +3। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि फंक्शन में 1 बाय 1 वैल्यू पुट करने का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कोई एक वैल्यू ऐसा भी होता है कि फंक्शन वो उस वैल्यू पर क्या अनडिफाइंड। जैसे एक केस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x होता है, तो x यहाँ पर जो 1/x है, x का सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन जैसे हम लोग इस वैल्यू पर x इक्वल टू 0 लेंगे तो 1/0 ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी डोमेन में x का सारा वैल्यू होगा, लेकिन ये x इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए फंक्शन का डिफाइंड होना ये बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू -x है, तो x के वजह से x है, तो 1 के वजह से 1, ठीक है, 1 के वजह से 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू एक्चुअली क्या रहता है, -1, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड रहे, x लेस देन 0, तो -1 की वजह से यहाँ पर अगर -1 है तो -1 का वजह से यहाँ x के वजह से x है, तो -1 का वजह से -1, और ये वाला माइनस क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू -x है। तो माइनस माइनस प्लस, x इज इक्वल टू -2 के लिए, x इज इक्वल टू -2 के लिए यहाँ पर x क्या होगा, -2 और ये -2, तो -2 x का वैल्यू -2 और ये वाला माइनस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा +2। x का वैल्यू -3 के लिए, अगर x का वैल्यू -3 है तो x का वैल्यू -3 के लिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, -3 और ये वाला -1। ठीक है, ये तो सिर्फ निकालने के लिए था, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ -1 पर वैल्यू 1 आएगा, यानी एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। -2 पर वैल्यू क्या होगा, 2, यहाँ पर एक प्लॉट सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस, लेकिन नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट में x का वैल्यू अगर -3 लेंगे तो हम लोग x इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं। अब सारे पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो एक लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू -x हो, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पार्ट ऑफ x का सारा वैल्यू पुट किया है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -x को।
आप देखेंगे कि ये दोनों ही लाइन कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से, और ओरिजिन में x इक्वल टू 0 रहने पर y जो होगा ये दोनों केस को छोड़कर 0 हो जाएगा, यानी वो दोनों यहाँ से ओरिजिनेट हो गए, यहीं से दोनों लाइन निकलेगा, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन में यहाँ से क्लियर है कि x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 रहने पर हम लोग एक तरफ से x एक्सिस का सारा वैल्यू ले रहे हैं, ग्रेटर लेस इक्वल, यानी माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच सारा वैल्यू ले लें, इसलिए इसका डोमेन को r बोलते हैं। जब हम लोग x एक्सिस के सारे वैल्यूज को लेते हैं तो डोमेन ऑफ f क्या होता है, r होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ f क्या होगा, तो रेंज ऑफ f इस फंक्शन का जो रेंज होगा, फंक्शन का रेंज, तो रेंज क्या होता है, तो y एक्सिस रेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो y एक्सिस में कितने वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, y एक्सिस में ये वाले नेगेटिव वैल्यू तो रिप्रेजेंट नहीं किए जा रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं y एक्सिस में 0 से लेकर इसका ऊपर वाला सारा वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी 0 एक्सेप्टेबल है क्योंकि 0 में पॉइंट टच कर रहा है ग्राफ, यानी हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ y एक्सिस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो ग्राफ है इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी लेकिन 0 से शुरू हुआ तो 0 पर ग्राफ टच कर रहा है, इसी के लिए इसका रेंज जो होगा क्लोज इंटरवल ऑफ 0, क्लोज इंटरवल कब लगाते हैं, ये वाला क्लोज इंटरवल जो वैल्यू एक्सेप्टेबल होता है, तो क्लोज इंटरवल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस कितना एंगल बनाता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट था कि इंक्लिनेशन क्या होगा इस एक्सिस का, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इन पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लिनेशन क्या होगा, तो 45 डिग्री। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन, और इसमें डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो हम लोग इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, फंक्शन किस पर डिफाइंड है, किस पर डिफाइंड नहीं है, वहां पर वो देख लेंगे और ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और इसके ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये भी, और अगर हम लोग जीरो को किसी एक में लेते हैं तो किस में लेंगे, इसमें लेंगे, तो ये दोनों को अगर एक में मर्ज करते हैं, ये वाला पार्ट को इसमें, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x और जीरो को x लिखेंगे और यहाँ पर कंडीशन क्या लिख देंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन होगा उसके लिए भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, और x अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर f0 पुट करने पर 0 और 0, यानी ये दोनों को, इस दोनों ही जो है कंडीशन इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब बचा हुआ एक कंडीशन जो रहेगा माइनस x को, वो x लेस देन 0 के साथ लिख देंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, मॉडुलस फंक्शन। इस ग्राफ को हम डायरेक्ट भी बना सकते थे ऐसा करके, ये होगा y इक्वल टू x, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू x, y इक्वल टू क्या, माइनस एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी टू, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा क्या, ओरिजिन। ये डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। जब x का सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है कि x का सारा वैल्यू नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, x का सारा वैल्यू नेगेटिव होने पर भी y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ले तो रहे हैं लेकिन इस माइनस के कारण वो वैल्यू माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जा रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे ना जाके वो ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो याद रखना चाहिए कि x पॉजिटिव वाला पार्ट में नेगेटिव वाला पार्ट, y का एक्सिस तो हमेशा पॉजिटिव लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो डोमेन इज r एंड रेंज ऑफ क्या होगा, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। और इसे ही हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि रेंज में y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इन्फिनिटी, डोमेन रेंज। ठीक है, तो फंक्शंस में मॉडुलस फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि किस पर बेस्ड है, सिग्नम फंक्शन पर। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SGN, f ऑफ x। सिग्नम फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन का ही एक पर्टिकुलर केस है। सिग्नम फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का ही पर्टिकुलर केस है। कैसे, इसमें यूज मॉडुलस फंक्शन का,
function f r to r is said to be signum function. The function f r to r, दोनों सेट r मैपिंग जो है r से r होगा, the function f r to r is said to be signum function if it is defined as f of x equal to mod of x by x और x by mod of x. दोनों ही का मतलब सेम होता है, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, इसी के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं. रेसिप्रोकल मीन्स दिस बाय दिस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर. तो mod of x by x, x by mod of x, ये जो केस होगा ये किसके लिए होगा? तो 4x नॉट इक्वल टू 0 के लिए. और नेक्स्ट में 0 होता है, ये वाला केस जो होगा 4x इक्वल टू 0 के लिए. ये दोनों खुद में डिफाइंड है. ठीक है. सिग्नम फंक्शन में फंक्शन, कोई फंक्शन है f r to r, तो उस फंक्शन को हम लोग सिग्नम फंक्शन तभी बोलेंगे व्हेन इट इज डिफाइंड एज इन दिस. जब वो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो तब वो उस तरह के फंक्शन को, मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन. अब यहाँ पर इस केस को हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया था, x नॉट इक्वल टू 0. ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना जरूरी है. ठीक है, उसके बाद तो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है. आप जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा चीजें उतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी. ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो x जो है नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? इसमें दो केसेस आएंगे, एक x ग्रेटर देन 0 होगा और x लेस देन 0 होगा. कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 लेने पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं. क्या? तो 0 बाय 0 हो जाएगा आंसर, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिफाइंड फॉर्म ये भी नहीं. 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये सब फॉर्म डिफाइंड नहीं है. इसे मैथ्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है. टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है. जहां जहां लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है सब जगह इनडिटरमिनेट का फॉर्म होता है, मतलब किसी भी वैल्यू को पुट करने पर. तो यहाँ भी वैल्यू पर पुट करते हैं. इस तरह से कितने सारे चैप्टर्स है जिसमें हम कितना सारे वैल्यूज को फंक्शन में पुट करते हैं, चाहे इनिशियली हो या फाइनली हो या बीच में हो. तो यहाँ पर इस चीज का कॉन्सेप्ट जरूरी है. इसी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस, जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं उसमें किसी न किसी चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, उसके जरिए उस चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूं. क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट जो होता है अलग अलग चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. इसी के लिए तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 लेना, x 0 नहीं लेना है. लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया कि लेस देन नहीं लेना, ग्रेटर देन, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटी तो हो सकता है. तो x ग्रेटर देन 0 में यहाँ पर किसका प्रेजेंस है? मॉड ऑफ x का, मॉड ऑफ x का. तो x ग्रेटर देन 0 में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मॉड ऑफ x x हो जाता है और x लेस देन में मॉड ऑफ x माइनस x हो जाता है. तो फर्स्ट केस अगर मॉड ऑफ x x होगा तो x by x1, इसमें भी x by x1 तो 1 आएगा. लेकिन इसके अंदर कौन सा केस रहेगा? तो ये जो होगा 4x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 में मॉड ऑफ x माइनस x हो जाएगा. तो माइनस x by x माइनस 1 माइनस x by x माइनस 1 मतलब x by माइनस x, x कैंसिल माइनस 1 होगा. तो माइनस 1 ये कौन सा केस में होगा? 4x लेस देन 0 और 4x इक्वल टू 0 के लिए 0. यहाँ पर आप लोग ऐसा मत समझिए कि x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 0 बने. ये दोनों के लिए ये केस है और इसके लिए ये अलग केस है. ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा क्योंकि वो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, डिटरमिनेट फॉर्म है, 0 इज अ वैल्यू. अब यहाँ पर ये तीन केसेस है. इसका ग्राफ आसानी से बन सकता है. ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया क्या? y एक्सिस. तो x एक्सिस y एक्सिस में x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए fx इज इक्वल टू ऑलवेज y 1 होने वाला है. fx मींस क्या? y इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा और वैल्यू क्या हो जाएगा? 0,1. fx इज इक्वल टू लेस देन, मतलब ये वाला नेगेटिव पार्ट के लिए जब x लेस देन 0 होगा, ये x ग्रेटर देन 0 पर होगा. तो जब नेगेटिव पार्ट होगा तो वैल्यू -1 होने वाला है, यानी ये क्या होगा? -1. कोऑर्डिनेट होगा 0 -1. अगर ये y इज इक्वल टू 1 लाइन होता तो ये सीधा होता, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन हम लोग अभी देखा था पहले. x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस का पैरेलल कोई भी लाइन हो y इज इक्वल टू समथिंग होगा, तो y इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस का पैरेलल लाइन कोई भी हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही क्यों ना, ये -1 है तो y इज इक्वल टू -1 होगा. लेकिन ये वाले लाइन को सारा नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला लाइन में एक नेगेटिव पार्ट भी आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट भी आ रहा है. लेकिन ये वाला जो लाइन बनेगा ओनली इट इज मैड बाय क्या? पॉजिटिव पार्ट.
तो पॉजिटिव पार्ट से सिर्फ ये वाला केस होगा, ये तो केस नहीं होगा, इसलिए ये वाला पार्ट को हम लोग मिला देंगे, हटा देंगे। तो लाइन का आधा ही पार्ट आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा 1x ग्रेटर देन 0 पर। और इस वाले लाइन में जो कि y इक्वल टू -1 है, जो भी लाइन जो -1 से पास कर रहा है, y इज इक्वल टू समथिंग, वो x एक्सिस का पैरेलल होगा। और x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो 1 डिस्टेंस हम लोग डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर करते हैं, तो y इज इक्वल टू -1, ये पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये तो सारे एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब x एक्सिस का हर वैल्यू पर ये लाइन रिप्रेजेंट होगा। लेकिन -1 पर जो लाइन बनेगा वो सिर्फ इसके वजह से बनना चाहिए, x लेस देन 0 की वजह से। तो x एक्सिस में x लेस देन 0 ये वाला पार्ट है, तो इसके वजह से जो लाइन का फॉर्मेशन होगा सिर्फ यही पार्ट होगा, यानी ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 और -1 दोनों एक्सेप्टेबल है, इसलिए ये ग्राफ में ये सर्कल कर देंगे हम लोग, मतलब 1 और -1 आंसर आ रहा है। x का जितने भी ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू है 1 आएगा, लेस देन 0 पर वैल्यू है -1 आएगा। और यहाँ पर x इक्वल टू भी 0 है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट 0 भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो है ये है ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन। मैंने पहले भी कहा था एग्जाम में ग्राफ तो नहीं पूछेगा, लेकिन ग्राफ से हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन जरूरी होते हैं ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग को डोमेन और रेंज याद हो जाते हैं, और इसके जरिए और भी सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता चला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पता चला, ग्रेटर लेस कब लेना वो पता चला, एक्जिस्टेंस का पता चला। इसी के लिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। अब यहाँ पर देखते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो तो r होने वाला है, क्योंकि x का तीनों कंडीशन आ गए, ग्रेटर देन कंडीशन, लेस देन, इक्वल टू, तो यानी x का ग्रेटर देन -∞ से इन्फिनिटी होने वाला वैल्यू, सारा x का वैल्यू ये लिखें या ये लिखें। और अगर रेंज का बात करें तो रेंज ऑफ f जो होगा उसमें सारा वैल्यू ना आकर सिर्फ 3 पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है, -1, 0 और 1, यही इसमें सीखना है। तो रेंज ऑफ f ऑलवेज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। तो कोडोमेन क्या होता है, y एक्सिस, तो y एक्सिस में तो सारा वैल्यू आएगा -∞ से इन्फिनिटी, ये भी एक नंबर लाइन है, लेकिन सारा वैल्यू ना आकर सिर्फ 3 वैल्यू आ रहा है, -1, 0 और 1, तो वो 3 वैल्यू को ही लिखेंगे, वो भी किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। ना ही हम लोग इसमें ओपन इंटरवल लगाएंगे, ना ही क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। 3 वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग एक सेट फॉर्म होगा, क्योंकि रेंज क्या होता है, एलिमेंट्स का सेट होता है। और ये एलिमेंट x का पॉजिटिव पार्ट में से कोई भी वैल्यू पुट करके आए, कोई भी वैल्यू इसमें से पुट करके आए, ये हमेशा 1, -1, 0 होने वाला है। तो रेंज ऑफ f -1, 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शंस देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाने के लिए, और इंटीग्रेशन जो अभी के बोर्ड एग्जाम में होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होते हैं, कि 2 से 3 मॉडुलस फंक्शन है और उसका एडिशन फॉर्म क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन को तो हम यूज नहीं कर सकते, उसका मॉडुलस फंक्शन को एडिशन फॉर्म निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, और वहां से फिर क्वेश्चन इंटीग्रेशन पर या किसी तरह के क्वेश्चन पर वो बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चंस पर बेस्ड मॉडुलस और सिग्नम फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो एग्जाम्स होंगे बोर्ड एग्जाम्स, उसमें मैं हर चैप्टर से, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, या फिर इंटीग्रेशन हो, उसके बाद लिमिट्स हो, फंक्शंस का एप्लीकेशंस हो, उसका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हो, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस हो, रेट मेजर हो, मैक्सिमम मिनिमम हो, इंटरवल कैसे निकालते हो, तो उस पर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। डायरेक्ट मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो के जरिए क्वेश्चन दूंगा, आप अपने प्रैक्टिस को, अपने परफॉर्मेंस को उसके जरिए जज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक